स्कोर्स। ये साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेटों से हरा के ये सीरीज़, जो 2 मैचेस की सीरीज़ थी, ये लेवल कर दी 1-1 में। मतलब ये जी कि दोनों टीम्स ने ऑनर्स शेयर किए, ट्रॉफी भी शेयर होगी ऑब्वियसली। पाकिस्तान ने पहला मैच जीता था जी 93 रन से, बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री थी। और कदाफी स्टेडियम की पिच पाकिस्तान के स्पिनर्स के लिए एक आइडियल पिच जिसको कहते हैं वो थी। पहले दिन से बॉल ब्रेक हो रहा था, फिर पाकिस्तान ने वहाँ टॉस जीता, पहले बैटिंग की, 378 रन किए और साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन हैं उनको बहुत सी मुश्किलात में डाला। हालांकि पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग में वहाँ पर कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, 167 ऑल आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी जो टारगेट था वो बहुत ही मुश्किल साबित हुआ साउथ अफ्रीका के बैट्समैन के लिए। फिर जी सीरीज़ आई रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, और यहाँ पर भी सोचा जा रहा था जी, एंटिसिपेट यही किया जा रहा था कि सिमिलर बिहेव करेगी जी यहाँ की पिच भी। और ऑब्वियसली क्यूरेटर ने बहुत मेहनत भी की और उसको एक स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाने की बहुत कोशिश की। लेकिन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच, जो कि ट्रेडिशनली बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं, उस पर टर्न था, लेकिन बहुत ही स्लो टर्न था। इस मैच में भी पाकिस्तान ने पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग की। ऑब्वियसली स्पिनिंग ट्रैक पे कोई भी टीम नहीं चाहती कि वो चौथे नंबर पे बैटिंग करे, अवॉइड करते हैं जहाँ तक हो सके। पाकिस्तान ने बिल्कुल टॉस जीत के अपना सही फैसला किया जी बैटिंग करने का। लेकिन जो कंडीशंस थी वो ऑब्वियसली कदाफी स्टेडियम की पिच की तरह की कंडीशंस नहीं थी, जहाँ पर हमने लाहौर में देखा जी कि पहले दिन से ही बॉल ब्रेक हो रहा था। लेकिन पिंडी स्टेडियम की जो पिच थी वो कदरे रिलेटिवली बहुत ही आसान थी फॉर बैटिंग, क्योंकि स्पिन था उसके ऊपर, लेकिन बहुत ही स्लो स्पिन था। और अगर बैट्समैन उस पर ईज़िली एडजस्ट कर पा रहे थे, वो कोई हरिड नहीं हो रहे थे जी, कोई उनको स्पिन को स्मॉदर करने की में कोई दुश्वारी नहीं आ रही थी। बहरहाल जी पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और पाकिस्तान ने 333 रन बनाए, जो कि आई थिंक बहुत ही लो टोटल था कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ द पिच। शान मसूद ने 87 किया, आशिक सऊद शकील ने 66 किया, अब्दुल्ला शफीक ने 57 किया, सलमान अली आगा ने 45 किया, लेकिन किसी भी बैट्समैन ने एक लंबी इनिंग्स नहीं खेली। पुअर शॉट सिलेक्शन, हालांकि अब्दुल्ला शफीक को 2-3 चांसेस में मिले, तभी उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया। और इस इनिंग के जो साउथ अफ्रीका के स्टार थे वो थे केशव महाराज। पहला टेस्ट मैच उन्होंने अपनी ग्रॉइन इंजरी की वजह से मिस किया था, सेकंड टेस्ट में वो आए और वो आते साथ ही छा गए, उन्होंने 7 विकेटें ली। फिर पाकिस्तान की बॉलिंग आई। पाकिस्तान ने बॉलिंग जो सी हैं वो आई डोंट थिंक के पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो इस पिच के ऊपर जिस तरीके से उनको बॉलिंग करनी चाहिए थी उस टाइप की बॉलिंग कर सकें जी। 235 फॉर 8 थे साउथ अफ्रीका एट वन स्टेज, और फिर शान मसूद ने नया बॉल लिया आफ्टर द 80th ओवर। और फिर हमने देखा जी कि उनकी जो आखिरी 2 विकेटें हैं, मुथुस्वामी के साथ पहले महाराज और फिर मुथुस्वामी के साथ के जी रबाडा, उन्होंने 169 रन बनाए जी आखिरी 2 विकेटों के नुकसान पे। और फ्रॉम 235 तो वो अपना स्कोर लेके 404, यानी कि एक बहुत ही हेल्दी लीड इनफैक्ट उन्होंने ले ली। और इस मैच में जी डेब्यू किया 39 ईयर ओल्ड आसिफ अफरीदी ने। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की जी, ख़ासतौर पे उनकी जो जिस पेस से वो बॉलिंग कर रहे थे वो बहुत काबिल तारीफ़ है जी। उन्होंने 6 विकेट्स ली जी, ओल्डेस्ट प्लेयर बने जी, इन्होंने वो अपने डेब्यू पे 5 विकेटें ली। और जिन प्लेयर से, जिन बॉलर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो साउथ अफ्रीका को ट्रबल देंगे, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन के लिए परेशानी का बाइस बनेंगे, वो थे नुमान अली और साजिद खान। लेकिन हमने देखा जी कि दोनों के दोनों बॉलर्स, ना नुमान अली ने कोई इतनी ख़ास बॉलिंग की इस मैच में और ना ही साजिद खान ने। साजिद खान ने तो खैर जी पहले टेस्ट मैच में भी इतनी कोई ख़ास बॉलिंग की नहीं थी। और फिर उन्होंने जब 70 और रन की लीड ले ली, फिर हमने देखा जी सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं, जो हमारे स्टार बैट्समैन हैं जी, एक लंबी 7 नंबर तक आपने बैटिंग लाइनअप खिलाई हुई है, 138 ऑल आउट हो गए जी। 138 में बाबर आजम का 50 था और बाकी जो बैट्समैन हैं वो कुछ भी नहीं कर सके जी। मुझे तो हैरत हो रही है जी कि पाकिस्तान के बैट्समैन की टेक्निक पे ना उन्होंने कोई एप्लीकेशन दिखाई है जी,
जैसे पहली इनिंग्स में ट्रिस्टन स्टब्स ने साउथ अफ्रीका की तरफ से एप्लीकेशन लगाई, बहुत देर तक खेलते रहे, अपनी जो उनमें नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको उन्होंने कर्व किया, उन्होंने जो उनसे बहुत अच्छी बारी की। अब पाकिस्तानी जो बॉलर्स थे उनको उन्होंने बिल्कुल तंग करके रख दिया था, क्योंकि वो स्ट्रोक खेल नहीं रहे थे, उन्होंने बिल्कुल पेशेंस दिखाया। लेकिन पाकिस्तानी जो बैट्समैन हैं, हमने देखा जी कि कोई भी बैट्समैन सेकंड इनिंग में ये करने में बहुत बुरी तरीके से नाकाम रहा है जी। मुझे तो हैरत हो रही थी कि पाकिस्तानी जो बैट्समैन हैं वो स्पिन को खेलते हुए लेंथ को ही नहीं रीड कर रहे थे। उनको ये नहीं पता कि किस बॉल पे पीछे जाना है, किस बॉल पे आगे आना है, किस बॉल पे हमने ड्राइव करनी है। और सॉफ्ट हैंड से तो मैंने अभी तक पिछली सीरीज़ में भी पिछले मैच में भी देखा और इस मैच में भी देखा कि पाकिस्तान के बैट्समैन के पास वो जो उनसे एक बेसिक रिक्वायरमेंट है बैट्समैन की, कि दे हैव टू प्ले विद सॉफ्ट हैंड्स। हमने देखा जी पाकिस्तानी जो बैट्समैन है वो डिफेंस भी करते हैं तो सीधा जो स्ट्रोक है वो मिड ऑन पे जाता है। हालांकि इतनी दूर बॉल जाना नहीं चाहिए, अगर आप सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेलें तो बॉल वहीं गिर जाना चाहिए। लेकिन पहली इनिंग में हमने देखा कि बाबर आजम जब महाराज की बॉल पे आउट हुए, हार्ड हैंड्स के साथ गए और सीधा स्लिप उनको कैच हो गया। तो पाकिस्तान के जो बैट्समैन की ना एप्लीकेशन नज़र आई, ना ही उनकी टेक्निक नज़र आई, और कैसे टेस्ट मैचेस ये खेल रहे हैं जी। मुझे तो बहुत हैरत होती है। और कोचेज़ और जो बैटिंग कोच है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनके समझा रहे हैं उनको। ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो बैट्समैन को खुद पता होना चाहिए, लेकिन अगर बैट्समैन को खुद पता नहीं चल रहा तो कोई ना कोई तो उनको गाइड करने के लिए होना चाहिए। बहरहाल जी, पाकिस्तान की जो बैटिंग, बहुत पुअर बैटिंग है। फिर पाकिस्तान ने सिर्फ 68 रन का टारगेट दिया, और जो कि साउथ अफ्रीका ने बहुत ही बासानी 2 विकेटों के नुकसान पे उसको पूरा कर लिया। ये जो 2 मैचेस हुए हैं जी, इससे पाकिस्तान के जो उनसे पाकिस्तान को आंसर्स तो मिल नहीं रहे। पाकिस्तान ने ये सोचा है जी कि जब से इंग्लैंड ने की सीरीज़ में इंग्लैंड ने पहले मैच में कोई 700-800 रन कर दिए थे, और उसके बाद पाकिस्तान ने सोचा जी कि हम जो उनसे हैं वो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स के साथ जाएंगे। नुमान अली और साजिद खान जो उनसे हैं वो उससे अटैक करेंगे। लेकिन जब आप इस किस्म की पिचेस बना रहे हैं, उस सीरीज़ में कामयाबी हुई जी, हमने पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड से हारा, फिर बाकी जो दोनों टेस्ट मैचेस हैं बहुत ही कम्फर्टेबली जीते। फिर वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आई, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ का भी यही हाल था जो अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ का हुआ। पहला मैच पाकिस्तान ने जीता, फिर अगला मैच पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ से हारा। तो इन जो ये डिफीट्स हैं, इनसे आपको शक होता है जी कि पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है, पाकिस्तान की जो प्लानिंग है, वो थोड़ी-सी डाउट में आ जाती है जी। वो थोड़ी-सी क्वेश्चनेबल हो जाती है। हमारे बैट्समैन जो उनसे हैं, आपने ठीक है सोच लिया जी स्पिन फ्रेंडली विकेट के साथ देंगे, तो पहले आपने क्या ये सोचा है कि आपकी जो बैटिंग लाइनअप है या आपके पास जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं, वो इन कंडीशंस में बैटिंग कर सकते हैं? ठीक है जी, आप 20, हम कहते हैं जी टेस्ट मैच में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने 20 विकेटें लेनी है, और पाकिस्तान के पास वो बॉलिंग अटैक ऑब्वियसली विद नुमान एंड साजिद खान, इब्रार हैं, और आसिफ अफरीदी आ गए हैं, शहनशाह अफरीदी की आपके लिए रिवर्स स्विंग जो उनसे वो काम कर रही है। यू हैव द बॉलिंग अटैक टू टेक 20 विकेट्स। लेकिन व्हाट अबाउट द बैटिंग? जैसे मैंने कहा कि एक भी आपके साथ में ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसकी टेक्निक अच्छी हो टू प्ले स्पिन बॉलिंग। बाबर आजम को हमने देखा जी पहले मैच की सेकंड इनिंग्स में भी, और यहाँ पर भी रावलपिंडी में भी सेकंड इनिंग्स में उनने बाबर ऑफ ओल्ड है जो उनसे थोड़ा बहुत दिखाया जी, फीट मूवमेंट उनकी शॉर्ट थी, निकल के भी खेल रहे थे, डिफेंस भी उनका अच्छा था, स्ट्रोक्स भी बहुत खूबसूरत लगाई उन्होंने खासतौर पर पिंडी में। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ना शान मसूद, ना अब्दुल्ला शफीक, ना आपके सऊद शकील जो कहते हैं जी कि फ्यूचर के स्टार हैं, बहुत बड़े बैट्समैन बनेंगे, कैसे बनेंगे यार? टेक्निक ही नहीं है भाई। एक हार्मर उनसे नहीं समझ रहा था। तो पाकिस्तान की ये तो जो स्ट्रैटेजी, अगर आप स्पिन बॉलिंग स्पिन फ्रेंडली विकेट्स के साथ जाएंगे और अपोजिट टीम में जो उनसे हैं वो अच्छे स्पिनर होंगे, तो फिर तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के पास कोई चांस है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर पहले मैच में केशव महाराज होते अवेलेबल फॉर साउथ अफ्रीका, तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान वो टेस्ट भी जीत पाता, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो बहुत पुअर बैटिंग पाकिस्तान ने की है। और उस मैच में भी हमने देखा था जी कि साउथ अफ्रीका की जो उनसे है वो
हालांकि मुथुस्वामी ने और हार्मन ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन उनकी फील्डिंग लैप्सेस ने पाकिस्तान को चांसेस दिए। अब जी बात करते हैं हमारे स्पिनर्स की। जैसे मैंने कहा जी, नुमान बहुत अच्छे हैं, साजिद खान बहुत अच्छे हैं, आसिफ आफरीदी इस मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फिर भी है इब्रार। लेकिन अगर मैं सिर्फ नुमान की और साजिद की बात करूं, अभी कुछ दिन पहले भी मेरी एक हमारे दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि यार नुमान जो है ना बहुत बड़ा बॉलर है ये। मैं उनको कह रहा था कि नहीं यार, नुमान इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर इफ़ ही गेट्स द कंडीशंस। कंडीशंस अगर जिस तरीके से लाहौर में थी, पहले दिन से बॉल ब्रेक हो रहा है, तेज़ ब्रेक हो रहा है, नुमान इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर। लेकिन जहाँ भी स्पिन थोड़ी स्लो हो रही है, ऑफ द पिच जो उनसे वो बैट्समैन को टाइम मिल रहा है टू रीड हिम, तो फिर तो आई डोंट थिंक कि नुमान इतने बड़े बॉलर हैं। और पाकिस्तान ने अगर तो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के अंदर जीतने हैं और अगर पाकिस्तान ने इसी स्ट्रैटेजी के साथ जाना है, तो फिर तो पाकिस्तान को बिल्कुल जो है ना वो ऐसी पिचेस बनानी है, ड्राई पिचेस बनानी है, एब्रेसिव पिचेस बनानी है, जो पहले दिन से ब्रेक होना शुरू हो। और फिर उम्मीद करनी है कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो आपको टॉस जीतने के बाद सबसे पहले तो कि आप टॉस जीतें। अगर आप टॉस वहाँ पर हार जाते हैं तब भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर आप उम्मीद करें कि आप टॉस भी जीतें और आपके बैट्समैन हैं वो पहली इनिंग में जो, क्योंकि इस किस्म की पिचेस के ऊपर जब आप स्पिन हो रहा हो, टर्न हो रहा हो, ब्रेक हो रहा हो, पिच जो सी वो टूट रही हो, ड्राई हो, तो पहली इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फिर उम्मीद करनी है जी कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो आपको 300-350 रन करके दें। लेकिन अगर कंडीशंस थोड़ी सी भी, हल्की सी भी, मैं कहता हूँ कि बैटिंग की तरफ जा रही हैं, बैटिंग को थोड़ा सा सूट कर रही है, ज़्यादा नहीं, प्योर बैटिंग विकेट नहीं दिया ऑब्वियसली, लेकिन अगर थोड़ी सी भी जो बैटिंग को अगर सूट कर रही है, फिर पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं नुमान, साजिद, ये स्ट्रगल करेंगे। और वही हुआ जी, हमने देखा है कि इन पिचेस के ऊपर, खासतौर पिंडी की पिच के ऊपर, नुमान और साजिद खान बिल्कुल ऑर्डिनरी बॉलर्स लग रहे थे। तो अगर आपने उनसे काम लेना है तो फिर तो आपको उनको कंडीशंस भी बिल्कुल आपको उनको देने पड़ेंगी जिसमें वो थ्राइव करते हैं जी। पारुल जी, मेरे लिए तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है कंसिडरिंग पाकिस्तान परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं भी ये उम्मीद कर रहा था कि पाकिस्तान ने जब पहला मैच इतना कन्विंसिंगली जीता, उसके बाद पाकिस्तान का ऑब्वियसली मोराल जो है बहुत हाई होगा। ख़ासतौर पे आप बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका आर द डिफेंडिंग वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप टाइटल होल्डर्स। अगर आपने वर्ल्ड चैम्पियंस को पहले मैच में इतने कन्विंसिंगली, इतना वन साइड मैच में हराए, तो आपका मोराल हाई होना चाहिए था, आपको उसी स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लग रहा है जी कि पाकिस्तान थोड़े से, पाकिस्तान की जो अप्रोच है, जो माइंडसेट है, वो आई डोंट थिंक कि कोई इतना पॉजिटिव था। पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि जिस सोच से पाकिस्तान इसमें गया कि चलो यार अगर ये मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो वी विल विन द सीरीज़ 1-0। और अगर आप इस अप्रोच के साथ जाते हैं, इस माइंडसेट के साथ जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप, आपके लिए जीतना जो उनसे मुश्किल हो जाता है। नेगेटिव अप्रोच स्पोर्ट्स में काम नहीं आती। पारल जी, साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका ने दोनों टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया जी। मतलब पहला मैच तो ऑब्वियसली वो 93 रन से हारे, लेकिन फिर भी उनकी मुथुस्वामी ने वहाँ पर इस मैच में अच्छा परफॉर्म किया। पहले मैच में उन्होंने 11 विकेटें ली, इस मैच में 89 नॉट आउट किया। साइमन हामर ने अभी सेकंड में 6 खिलाड़ी आउट किए, महराज महाराज ने 7 खिलाड़ी आउट किए। जॉर्जी की इस सीरीज़ में सेंचुरी है। रिकल्टन ने पहले मैच में दोनों इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग की, इस मैच में स्टब्स ने अच्छी बैटिंग की। तो फिर रबाडा की 71, टेल एंडर्स की जो कंट्रीब्यूशन है, हमारे टेल एंडर्स की कंट्रीब्यूशन देखें और उसका कंपैरिजन करें विद साउथ अफ्रीकाज टेल, तो हमारे तो आखिरी जो 3-4 जो होते हैं बैट्समैन, वो तो कुछ कंट्रीब्यूट करते ही नहीं हैं। लेकिन अब तो ये देख लें कि साउथ अफ्रीका के आखिरी 2 विकेट्स ने 169 रन जो उनसे हैं वो कंट्रीब्यूट किया, और वो कितना इम्पोर्टेंट इस मैच में उन्होंने ये रोल प्ले किया, कितनी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी। बारल जी, आई थिंक और साउथ अफ्रीका के अगर आप कंसिडर करेंगे कि जो पूरी बैटिंग लाइनअप है, किसी भी बैट्समैन की जो उनकी एवरेज है, करियर एवरेज, वो 40 नहीं है। मतलब उनके पास कोई भी एक बहुत ही कोई टेस्ट का एक कोई क्लासी बैट्समैन नहीं है,
कोई बहुत ही बड़ा बैट्समैन जिसको आप कहते हैं जिसकी एवरेज 50s में हो, वो नहीं है। उनके पास पुराने ज़माने में होते थे, स्मिथ थे, कालिस थे, बहुत बड़े बड़े उनके पास प्लेयर थे। लेकिन अभी जो करंट लॉट है इसमें आई डोंट थिंक उनके कोई भी जो बैट्समैन है उनकी 40 की भी एवरेज है। आई थिंक उनके जो रेगुलर कैप्टन है बवूमा, जो कि इस सीरीज़ में अनअवेलेबल था इंजरी की वजह से, उनकी आई थिंक 40 प्लस है, कोई 43 44 होगी। लेकिन अब जो ये पाकिस्तान स्क्वाड आया था इनमें से किसी भी बैट्समैन की जिनसे है एवरेज जिनसे है वो 40s में नहीं है। तो कंसिडरिंग दैट अगर आप एक एलियन कंडीशंस में जाके आप टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ करते हैं तो मेरे नज़दीक तो जी बासित अली जो हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं उनको मैं सुन रहा था उनका अपने यूट्यूब चैनल पे, वो भी ये कह रहे थे कि जब पहला दिन या दूसरे दिन के खेल के बाद कि अगर तो साउथ अफ्रीका ये मैच जीतती है सेकंड टेस्ट मैच इन रावलपिंडी, तो ये सीरीज़ वो कह रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ कि ये सीरीज़ ड्रॉ नहीं होगी। मेरे नज़दीक साउथ अफ्रीका ने ये सीरीज़ जीत ली अगर तो वो सेकंड मैच जीत जाते हैं। तो मुझे भी यही लगता है जी कि एलियन कंडीशन में जाके कोई इतने आपके पास कोई स्टार प्लेयर्स नहीं हैं, एक यंग टीम है, एक न्यू लुक टीम है, और उससे जाके आप एक ऐसी कंडीशन में जिससे आपके प्लेयर्स वाकिफ़ ही नहीं है वहाँ पर सीरीज ड्रॉ करने लेवल कर लें, और ख़ासतौर पर पहला टेस्ट मैच हारने के बाद, तो आई थिंक इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट। ये पाकिस्तान ने आज ही अपने वनडे और T20 सीरीज़ होनी है, पहले T20 सीरीज़ है फिर वनडे सीरीज़ है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसके लिए भी अपने स्क्वाड्स का अनाउंसमेंट की है। लेकिन उस पर बात करेंगे जी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे अगले जो अपलोड है, अगली वीडियो है, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए तो जी इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी मेरा आने वाला नया अपलोड है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्ट्रोक्स एंड स्कॉर्स। जी द किंग इज़ बैक, द किंग रिटर्न्स। अब सिर्फ देखना ये है जी कि इस किंग की वापसी जो सी है, क्या वो एक ट्रायम्फेंट रिटर्न है कि नहीं। ये पाकिस्तान ने कल अपनी T20 और वनडे साइड्स अनाउंस की हैं जी फॉर द साउथ अफ्रीका सीरीज़, और उसके बाद हमारी एक T20 सीरीज़ होनी है, इनफैक्ट T20 ट्राई सीरीज़ होनी है, ऑल्सो इन्वॉल्विंग श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे। बड़ी खबर जो थी इस टीम की अनाउंसमेंट में, वो थी जी बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल्स में वापसी। बाबर आजम ने ऐसा क्या किया इस 10-11 महीने में। लास्ट से उन्होंने अपना T20 इंटरनेशनल खेला था वो था जी 2024 दिसंबर में, तो तकरीबन 10-11 महीने के बाद वो अपना T20 इंटरनेशनल खेलेंगे। लेकिन सवाल ये है जी कि बाबर आजम ने ऐसा इन 10-11 महीनों में कौन सी ऐसी क्रिकेट खेली, उन्होंने क्या ऐसा सिलेक्टर्स को दिखाया कि सिलेक्टर्स कन्विंस हो गए कि बाबर आजम को टीम में वापस लाना चाहिए। बाबर आजम ने अपना जो लास्ट T20 मैच खेला वो आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग में खेला था, और उसको भी अब 5-6-7 महीने हो चुके। तो आई थिंक तमाम जो लोग हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारा तो सवाल यही है जी, जहन में यही सवाल आता है कि बाबर आजम ने ऐसा क्या किया इन दिनों में, इस तकरीबन 10-11 महीने में, कौन सी अपनी फॉर्म, कौन सी अपनी फिटनेस, कौन सी अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं कि सिलेक्टर्स कन्विंस हो गए उनको टीम में वापस लाने की। और मेरे पास तो जी सिंपल सा जो जवाब आता है जी जहन में, वो है जी कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वेट किया। वेट किस बात का, कि पाकिस्तान के जो पिछले जो मैचेस में इस 8-10-11 महीने के दौरान जब बाबर आजम टीम में नहीं थे, जो प्लेयर्स खेल रहे थे उनकी फेल होने का इंतज़ार किया। लगता तो यही है जी, क्योंकि जैसे ही 2-4 लड़के जो उनसे हैं वो T20s में इंटरनेशनल में फेल हुए, बाबर आजम की वापसी आ गई। और जब बाबर आजम को ड्रॉप भी किया गया था जी, तो तब भी बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि ये हो ही नहीं सकता कि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है जो कि अर्ली नेक्स्ट ईयर खेला जाना है इन इंडिया एंड श्रीलंका, उसमें बाबर आजम ना हो। उनको 100% यकीन था, वो सर्टन थे जी कि बाबर आजम वापस टीम में आ जाएंगे। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जी कि बाबर आजम विदाउट एफर्ट
विदाउट डूइंग एनीथिंग जो उनसे वो टीम में वापस आ गए। अब तो ये सिलेक्टर्स ही ऑब्वियसली बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि बाबर आजम को वापस लाने की क्या वजह थी। बाबर आजम का जी जो T20 रिकॉर्ड है वो आपके सामने रखते हैं जी। उन्होंने अभी तक 128 मैचेस खेले, 121 इनिंग्स में उनकी बैटिंग आई है, 15 उनके नॉट आउट हैं, 4223 रन हैं, 122 उनका हाईएस्ट है, 39.83 का उनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट उनका 129.22 है, 3 सेंचुरीज हैं, 36 50। अभी जब एशिया कप से पहले बाबर आजम जो ट्रेनिंग कैंप लगा था उसका हिस्सा थे, और टीम अनाउंस होने से पहले जब जो हमारे नए वाइट बॉल के हेड कोच हैं माइक हैसन, उनसे पूछा गया जी कि रिजवान और बाबर आजम क्या टीम में वापस आ सकते हैं, तो उनका जवाब ये था जी कि इन दोनों को कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और उनका इशारा ऑब्वियसली बाबर आजम की और रिजवान की स्ट्राइक रेट्स पे था। दोनों की स्ट्राइक रेट्स 130 से नीचे हैं। बाबर आजम की जिस तरह मैंने अभी बताया 129.22 है। अब जब सेलेक्टर्स बैठते हैं, माइक हैसन उनके साथ बैठते हैं, तो अब कैसे स्ट्राइक रेट तो उनका सेम है, उन्होंने तो कोई इंप्रूवमेंट अपनी दिखाई नहीं है T20 में। अब कैसे माइक हैसन ने जो वो बात की थी उसको, अपनी बात को ही उन्होंने निगेट कर दिया और बाबर आजम को टीम में वापस ले लिया। अब क्या वजह है जी कि माइक हैसन जो उनसे हैं वो राज़ी हो गए, और सिलेक्टर्स भी जिन्होंने वही सेम सिलेक्टर हैं जिन्होंने उनको ड्रॉप किया था, क्या उनको क्या चीज़ कन्विंस की बाबर आजम की कि उन्होंने बाबर आजम को टीम में वापस रख लिया। बहरहाल जी अब तो देखना होगा कि बाबर आजम T20s में कैसा परफॉर्म करते हैं, जिस वजह से उनको सिलेक्ट किया है, क्या जो उनकी उम्मीदें हैं बाबर आजम से, क्या वो उस पर पूरा उठते हैं, क्या जो जिन लड़कों को निकाल के बाबर आजम को चांस दिया है, क्या बाबर आजम जस्टिफाई करते हैं ये रिकॉल। और मैं तो कहूँगा जी कि ये उन तमाम प्लेयर्स का कसूर भी है जो इस पूरे साल में बाबर आजम जब टीम में नहीं थे, खेल रहे थे, तो क्यों नहीं उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी कि उनकी जो जगह जो उनसी है वो टीम में पक्की हो जाती। एशिया कप की आप परफॉर्मेंस देख लें, इससे पहले भी जो T20 इंटरनेशनल्स हुए हैं इसमें पाकिस्तान जो उनसे हैं वो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। हम एक फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन हैं और T20 के नंबर 1 रैंक टीम रहे हैं, और अब अगर आप देखें तो अफसोस होता है पाकिस्तान की टीम के जो हालात देख के। और ये तमाम तर कसूर ऑब्वियसली जो प्लेयर्स हैं उनका है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं किया। बाबर आजम की वापसी, फिर उस्मान खान जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं उनकी वापसी, नसीम शाह T20 टीम में वापस से लिए गए। तो मेरा तो अब यही सवाल है कि इन प्लेयर्स ने ऐसा क्या किया है। नसीम शाह कहते हैं जी कि जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है उसमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, उसकी वजह से उनको कंसिडर किया जा रहा है जी इस T20 सीरीज़ के लिए। लेकिन कैरेबियन क्रिकेट, वेस्ट इंडियन क्रिकेट का हम सबको पता है जी कि उसका लेवल क्या है। अभी कुछ अर्से पहले आई थिंक अर्ली दिस मंथ या लास्ट मंथ के एंड में वो नेपाल से T20 सीरीज़ हारे, नेपाल से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर उनकी जो लीग है उसमें परफॉर्म करना क्या क्राइटेरिया है। समझ से बाहर है जी कि इन प्लेयर्स ने ऐसा क्या किया। T20s में जी उस्मान खान वापस आ गए, जैसे मैंने आपको बताया। ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक को पाकिस्तान ने दोबारा ट्राई करने का फैसला किया है जी। नसीम शाह वापस आ गए हैं, और एक अच्छी एडिशन है जी अब्दुल समद एक मिडिल ऑर्डर हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, और उनकी इंक्लूजन T20 में एक पॉजिटिव न्यूज़ है। फिर जो अभी रिसेंटली T20 टीम का हिस्सा थे जो नहीं है इस टीम में, वो हसन अली तो खैर वनडे इसके लिए भी इनको कंसिडर नहीं किया गया। फ़खर जमान नहीं है T20 इंटरनेशनल में, वनडे की टीम में है, लेकिन T20 इंटरनेशनल की जो टीम है पाकिस्तान की उसमें फ़खर जमान को ड्रॉप किया गया है, हुसैन तलत को ड्रॉप किया गया, हारिस रऊफ़ जिन्होंने एशिया कप में बहुत ही पुर परफॉर्मेंसेस दी, परफॉर्मेंस बेस पे उसको उनको ड्रॉप किया गया। और मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन थे, उनको एक बहुत लंबा रन पाकिस्तान ने दिया और उनको मुख्तलिफ पोजीशंस पे उनको एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस दी नहीं। इसी वजह से अब पाकिस्तान ने फैसला किया जी कि उस्मान खान को ट्राई किया जाएगा। वनडे टीम की अगर बात करें, जो एक अच्छी न्यूज़ है वो है विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्लाह को शामिल किया गया जी वनडे में। और जो
मुझे जो इन टीम्स में जो वनडे की और T20 की अनाउंस हुई है, इसमें जो सबसे हैरानकुन बात लगती है, आप कहते हैं जी कि नए टैलेंट को आपको चांस देना है, जो परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे उनको आपने आगे लाना है। सुफियान मुकीम का नाम नहीं है और ना ही अब्बास अफरीदी का नाम है। दोनों बहुत ही अपनी अपनी जगह T20 के बहुत ही बेहतरीन बॉलर्स हैं। अब्बास अफरीदी के पास जो मीडियम पेसर हैं, उनके पास जो वैरायटी है, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के अभी जो करंट लॉट है इसमें किसी में भी इतनी वैरायटी है। तमाम स्लो बॉल्स, बाउंसर्स अच्छे हैं, यॉर्कर्स ठीक कराते हैं, विकेट विकेट बॉलिंग भी ठीक करते हैं। लेकिन आई डोंट नो वाई अब्बास अफरीदी के साथ ये ज़्यादती करते हैं। फिर सुफियान मुकीम, रेयर टैलेंट होते हैं जी लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर्स। हर एक टीम के पास नहीं होती ये लग्जरी। हर एक टीम के पास ऐसे जो नए बच्चे जो इतने टैलेंटेड हो, जिनमें इतना पोटेंशियल हो, वो नहीं होते। और लेफ्ट आर्म चाइना मैन तो ऑब्वियसली आप कुलदीप को देख लें जो इंडिया के बॉलर हैं, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो बैट्समैन के लिए, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो। और सुफियान मुकीम ने तो जितनी दफ़ा उनको चांस मिला है उन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी सुफियान मुकीम को सिलेक्टर्स ने इग्नोर किया और कोई वजह नहीं बताते कि भाई क्यों इस बच्चे ने जो परफॉर्म कर रहा था। एक तो आप जब भी इसको सीरीज़ में या किसी टूर्नामेंट में साथ लेके जाते हैं उसको मैचेस ही नहीं देते, और जब वो खेल ही नहीं रहा बच्चा और जब भी उसको चांस मिलता है वो परफॉर्म करता है। लेकिन जब अभी होम सीरीज़ के लिए टीम अनाउंस होती है उसमें आप उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं। मतलब सेलेक्टर्स की जो सोच है हम हमारी समझ से तो बाहर है जी। फिर जी बड़ी खबर ये है जी कि शाहिन शाह अफरीदी जो उनसे हैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की वनडे इंटरनेशनल्स में कप्तानी करेंगे। अभी नए नए कप्तान अनाउंस हुए हैं जी वनडे इंटरनेशनल साइड के, और मोहम्मद रिजवान को हटा के शाहिन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया गया। मेरी तो सोच यही है जी, आई थिंक बहुत से लोगों की सोच यही है कि आई थिंक पाकिस्तानी सिलेक्टर्स और थिंक टैंक ने थोड़ी सी ये गड़बड़ कर दी है कप्तानी में। आई थिंक शाहिन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान होना चाहिए, क्योंकि T20 के का जो एक्सपीरियंस है उनके पास, लाहौर कलंदर्स को उन्होंने वो कैप्टन करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पर कप्तानी करते हैं, उनको टाइटल्स जितवाते हैं। ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। तो आई थिंक उनको T20 इंटरनेशनल का कप्तान होना चाहिए था। और सलमान अली आगा को अगर आपने कैप्टन बनाना है तो आई थिंक वो वनडे इंटरनेशनल के बहुत ही बेहतरीन कप्तान साबित होंगे। इनफैक्ट टेस्ट मैचेस की भी कप्तानी वो कर सकते हैं। T20 का अभी तक सलमान अली आगा ही कप्तान है जी। और सलमान अली आगा की हमने देखी जी परफॉर्मेंस एशिया कप में, कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस थी नहीं एज़ कैप्टन भी और एज़ उनके जो अपना स्किल है एज़ अ बैट्समैन भी। तो बॉलिंग के लिए भी उन्होंने बॉलिंग भी बहुत कम कम कराई। तो आई डोंट थिंक कि सलमान अली आगा जो से हैं वो फिट हैं फॉर T20 इंटरनेशनल्स। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है जी कि जो सिलेक्टर्स हैं या जो थिंक टैंक है वो इंतज़ार कर रहे हैं जी एक सर्टन प्लेयर के फिट होने का, जो कि अल्टीमेटली पाकिस्तान के T20 के कैप्टन होंगे। और सब सिर्फ ये कहते हैं जी कि एक प्लेयर के फिट होने का इंतज़ार हो रहा है, एक प्लेयर के फिट होने का इंतज़ार हो रहा है। फॉर्मर जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनके मैं यूट्यूब चैनल्स पे उनकी बातचीत सुनता रहता हूँ, तमाम तर उसका नाम नहीं लेते, लेकिन ये कहते हैं जी कि एक प्लेयर है उसके फिट होने का इंतज़ार हो रहा है, और वो प्लेयर है जी शादाब खान। आई एम सॉरी, शोल्डर सर्जरी हुई है और उससे वो अभी रिहैब में है। और जिस तरीके से जैसे ही वो फिट होते हैं ही बी बैक इन द T20 टीम, और आई थिंक उसके कुछ अर्से बाद ही वो कप्तान हो जाएंगे। और आई थिंक जो हमारे कैप्टन होंगे फॉर द इन द वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, आई थिंक बहुत चांस है जी, 90-95% चांस है कि शादाब खान कैप्टन होंगे पाकिस्तान की टीम के। इसी वजह से शायद सलमान अली आगा को T20 की कैप्टनसी से अभी हटाया नहीं गया। वो उनका शायद ये सोचना है कि जी अगर सलमान अली आगा को हम हटा देते हैं, लेट्स सपोज शाहिन शाह अफरीदी को ही बना देते हैं हम T20 का कैप्टन, और वो एज कैप्टन जो है वो पाकिस्तान की टीम को संभाल लेते हैं, परफॉर्मेंसेज अच्छी देते हैं, तो ऑब्वियसली जो प्लेयर हु इज़ वेटिंग आउटसाइड इज़ बाइडिंग इज टाइम, वो फिर कैसे कैप्टन बनेंगे। तब भी उन्होंने कहा जी कि सलमान अली आगा को ही कैप्टन के लिए कंटिन्यू किया जाए। हालांकि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सलमान अली आगा को कंटिन्यू करने की। अगर मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी कंटिन्यू करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी तो आई डोंट थिंक सलमान अली आगा की भी है।
रिजवान को परफॉर्मेंस पे अगर आपने निकाला है तो आई थिंक सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस भी कोई इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बहरहाल जी पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं, जो उनके दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। टीम्स आपके सामने रखते हैं जी। पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड पहले आपके सामने रखता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसीबुल्ला, हसन नवाज़, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब एंड सलमान अली आगा। T20 स्क्वाड, सलमान अली आगा कैप्टन, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहिबजादा फ़रहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान विकेट कीपर और उस्मान तारिक। ये हैं जी पाकिस्तान के वनडे और T20 स्क्वाड्स। T20 सीरीज़ जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ है वो शुरू हो रही है जी 28 तारीख से। पहला मैच पिंडी में और फिर 31 और पहली को 2 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे और फिर टीम्स शिफ्ट करेंगी टू द वनडे फॉर्मेट। और वनडे सीरीज़ जो सी हैं वो 4 तारीख से शुरू हो रही है इन फैसलाबाद। तीनों के तीनों मैचेस जो से हैं वो फैसलाबाद में खेला जाएंगे 4, 6 और 8 तारीख को। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने खेलनी है जी ट्राई सीरीज़, जिसमें जैसे मैंने बताया कि जो दूसरी 2 टीमें हैं वो है जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका। वो टूर्नामेंट वो सीरीज़ खेली जानी है जी नवंबर 17 से नवंबर 29 तक। पहले उस ट्राई सीरीज़ में अफ़गानिस्तान ने होना था जी, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका एंड होस्ट पाकिस्तान, लेकिन कुछ पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से अफ़गानिस्तान ने पुल आउट किया और फिर जब दावत दी गई दूसरे बोर्ड्स को तो जिम्बाब्वे ने हामी भरी और अब पाकिस्तान, जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका विल टेक पार्ट इन दैट ट्राई सीरीज़, जो कि 17 नवंबर से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। जी आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं बहुत जल्द। लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है जी कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स आपके जो उनसे हैं वो मैं देख रहा हूँ जी कि मेरी वीडियोस पे बहुत काम आते हैं। लेकिन काइंडली कमेंट और कमेंट करके बताएं कि क्या बाबर आजम की जो वापसी है ये पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतर साबित हो सकती है या नहीं हो सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस।